नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम खबर की तह तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक। सबसे पहले इस खास बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की। आज उनके कई कार्यक्रम हैं, एक एक करके उन कार्यक्रमों के बारे में आपको हम बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि पंचकुला से प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देने जा रहे मुख्यमंत्री सैनी। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन है। टीजीटी, पंजाबी और ग्रुप डी के नवनियुक्त उम्मीदवारों का ओरिएंटेशन कार्यक्रम भी है। ओरिएंटेशन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास योजना के पोर्टल का भी आज शुभारंभ करने वाले। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी उनको करना है। पंचकुला से पूरे प्रदेश में वर्चुअली माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। करनाल में तिरंगा यात्रा में भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल होने जा रहे हैं। आज उनका पूरा व्यस्त शेड्यूल है, व्यस्त कार्यक्रम है। इसके बारे में जानकारी विस्तार से हम लेंगे। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर जुड़ चुके हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। अनिल, मुख्यमंत्री के आज व्यस्त कार्यक्रम रहने वाले हैं। मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या रहने वाले हैं, शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी जुबानी हम जानना चाहते हैं। देखिए कमल, मुख्यमंत्री नायब सैनी के अगर कार्यक्रम की बात करें, मुख्यमंत्री नायब सैनी फिलहाल चंडीगढ़ में मौजूद है। फिलहाल मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में कुछ 1-to-1 बैठकें करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री पंचकूला आएंगे। पंचकूला में मुख्यमंत्री सीधा ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आएंगे। यहाँ पर जो इंडोर स्टेडियम है, यहाँ पर मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री यहाँ पर जो ग्रुप डी का जो रिजल्ट आया था पिछले दिनों, शनिवार को ग्रुप डी का रिजल्ट आया था, जिसमें 3700 से ज़्यादा युवाओं की नौकरी लगी थी। तो ऐसे में जो जिन युवाओं की ग्रुप डी में सिलेक्शन हुई है, उन युवाओं के सम्मान में मुख्यमंत्री की तरफ से कार्यक्रम रखा गया है। ग्रुप डी की जो सिलेक्शन हुई है, इसके अलावा जो टीजीटी पंजाबी में जो सिलेक्शन हुई है, उनके लिए जो एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा गया है, राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम में रखा गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से ग्रुप डी में जिन युवाओं की सिलेक्शन हुई है, उनको सम्मानित करने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। टीजीटी पंजाबी में जो सिलेक्शन हुई है, उनको सम्मानित करने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। और इसी स्टेडियम में कमल पिछले दिनों जो टीजीटी का जो रिजल्ट आया था, उन अभ्यर्थियों को भी सम्मानित करने का मुख्यमंत्री की तरफ से काम किया गया था। सभी युवाओं को मुख्यमंत्री की तरफ से जो ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पर दिए जाएंगे। जो उन्मुखी कार्यक्रम है, इसके जरिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो प्रदेश सरकार में नौकरियां दी जा रही है मेरिट के आधार पर, उनकी बातें यहाँ पर मुख्यमंत्री रखते नजर आएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री कई बड़ी सौगातें कमल आज प्रदेश को देंगे। मुख्यमंत्री की तरफ से आज कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम किया जाना। मुख्यमंत्री आज 3400 करोड़ से ज़्यादा की जो परियोजनाएं हैं, उनका कहीं ना कहीं सौगात प्रदेश को देंगे। 220 परियोजनाओं का जो उद्घाटन है वो किया जाएगा। 380 योजनाओं का जो शिलान्यास है वो मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। और इसके अलावा मुख्यमंत्री की तरफ से और भी जो कार्यक्रम उनमें शिरकत यहाँ पर की जाएगी। मुख्यमंत्री यहीं से मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। यानी मुख्यमंत्री के इंडोर स्टेडियम में ये 3 कार्यक्रम रहने वाले हैं, जिनमें जो टीजीटी पंजाबी और ग्रुप डी के जो युवा है, उनको मुख्यमंत्री की तरफ से ज्वाइनिंग लेटर देने का काम किया जाएगा। प्रदेश को सौगातें यहाँ से दी जाएगी। एक पोर्टल का लॉन्चिंग यहाँ पे की जाएगी। मुख्यमंत्री तकरीबन 2 बजे तक यहाँ पर रहेंगे। 2 बजे मुख्यमंत्री सीधा करनाल के लिए रवाना होंगे। वहाँ पर मुख्यमंत्री जो तिरंगा यात्राएं प्रदेश भर में बीजेपी की हो रही है, उस कड़ी में मुख्यमंत्री करनाल में तिरंगा यात्रा में शिरकत करेंगे। शुक्रिया अनिल मोर, जानकारी देने के लिए। आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे, लेकिन बनी रहे हमारे साथ। एक और खबर पर आपसे बातचीत होगी। अवैध खनन माफियाओं पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में 122 करोड़ रुपए की 145 संपत्तियां अटैच की गई हैं। 100 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड भी इसमें शामिल है। कई कमर्शियल लैंड और बिल्डिंग भी अटैच की गई हैं। गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत और करनाल में भी ये कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई है। यमुनानगर, पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली में भी इसी तरह की कार्रवाई की गई है। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र पवार, दिलबाग सिंह और साथ ही मनोज वधवा पर भी आरोप है। ये पूरा मामला समझते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर से। अनिल, ये पूरा मामला दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए, ये मामला कैसे जुड़ा हुआ है सुरेंद्र पवार से, कुछ नेताओं से? इस मामले के बारे में बताइए, और जो कार्रवाई ईडी ने की है सभी जगहों पर, उसके बारे में भी थोड़ा सा विस्तार से बताइए।
देखिए कमल, ईडी हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ में लगातार अवैध खनन से जुड़े कई मामलों की लगातार छानबीन कर रही थी। उन्हीं से जुड़े मामलों को लेकर पिछले दिनों ईडी की तरफ से जो पूर्व विधायक दिलबाग सिंह है उनके घर पर छापेमारी की गई थी, फिर उनको गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उनको बाद में जमानत मिल गई थी। उसी कड़ी में सोनीपत से कांग्रेस के विधायक है सुरेंद्र पवार, उनके आवास पर छापेमारी हुई थी, फिर उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। फिलहाल सुरेंद्र पवार भी ईडी की हिरासत में चल रहे हैं। इन्हीं से जुड़े मामलों को लेकर ईडी की तरफ से एक और बड़ी कार्रवाई की गई। ईडी की तरफ से 122 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो एक संपत्तियां हैं वो अटैच की गई। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, इन 3 राज्यों में जो संपत्तियां अटैच की गई है और जो संपत्तियां अटैच की गई है, चाहे हम बात करें गुरुग्राम की बात करें, सोनीपत, यमुनानगर की बात करें, तमाम शहरों में, पंचकुला की बात करें, इन तमाम शहरों में कुल 145 जो प्रॉपर्टियां हैं वो उनको अटैच करने का काम ईडी की तरफ से किया गया। कुल 122 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां बताई गई है। जो ये संपत्तियां हैं, दिलबाग सिंह जो पूर्व विधायक है इनेलो के, सुरेंद्र पवार जो सोनीपत से कांग्रेस के विधायक है, मनोज वधवा जो कांग्रेस के नेता है करनाल से, इसके अलावा कई और जो नाम है जिन लोगों के ऊपर ईडी का मामला दर्ज है, तकरीबन कई लोगों की 122 करोड़ की संपत्तियां ईडी की तरफ से अटैच की गई। यानी ईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई और जो संपत्ति अटैच की गई 122 करोड़ से ज्यादा की, इनमें 100 एकड़ से ज्यादा तो एग्रीकल्चर लैंड है। इसके अलावा कई कॉमर्शियल बिल्डिंगें हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई यहाँ ईडी की तरफ से की गई है। धन्यवाद जानकारी देने के लिए अनिल मोर आपका इस खबर पर भी। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हम दिल्ली की। दिल्ली में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये बैठक बुला चुके हैं। सभी राज्यों के प्रभारियों को बुलाया गया है। कांग्रेस प्रभारी की हम बात कर रहे हैं। बैठक में शामिल होंगे सभी राज्यों के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के उदयभान है, वो भी शामिल होंगे इस बैठक में। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आने वाले वक्त में हरियाणा विधानसभा चुनाव हो सकता है, अलग से इस पर भी चर्चा हो, लेकिन सभी राज्यों के कांग्रेस प्रभारी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया गया है, तो अलग अलग राज्यों पर भी मंथन होगा। कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस की बड़ी रणनीति बन सकती है। आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी को और ताकत कैसे मिले, ये प्रदेश अध्यक्ष और इंचार्ज को सुनिश्चित करना है। दिल्ली में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक है। हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं हमारे संवाददाता राजा पटेल। उनसे हम बातचीत भी करते हैं और जानकारी हासिल करते हैं इस बैठक के बारे में। विधानसभा चुनाव भी आने वाले वक्त में है, तो आपसे जानना चाहते हैं हम राजा, इस बैठक के जरिए किस तरह की रणनीति, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष सामने होंगे और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के प्रभारी भी उनके सामने मौजूद रहने वाले हैं, क्या कुछ चर्चा और क्या कुछ रणनीति बन सकती है इस बैठक के जरिए अलग से? बिल्कुल, देखिए दिल्ली में बारिश के बीच कांग्रेस की ये बड़ी बैठक है। अब से कुछ देर में कांग्रेस मुख्यालय में ये बैठक शुरू होगी। सभी जो राज्यों के प्रभारी हैं और प्रदेश अध्यक्ष, उनको दिल्ली तलब किया गया था, उनको दिल्ली बुलाया गया था और पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदयभान, वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो एक बड़ा मंथन जो अलग अलग राज्यों के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्षों के साथ कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो करते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ा जो फोकस रहेगा, जो कि अलग अलग राज्यों में, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, चाहे हम अगले साल दिल्ली की बात कर लें, हाल ही में अभी हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र की बात कर लें, झारखंड की बात कर लें, जहां जहां चुनावी जो राज्य हैं उन पर एक बड़ा फोकस होगा। और ऐसे में क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये बैठक ले रहे हैं, तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है। क्योंकि संगठन की बात करें, कांग्रेस आगे किस तरीके से ग्राउंड में जाएगी विधानसभा चुनाव में, कौन कौन से बड़े नेता जहां चुनावी राज्य हैं वहां पर उनका दौरा रहने वाला है, इन सभी मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। पर वहीं कई राज्य ऐसे हैं जहां पर हाईकमान बड़ा बदलाव कर सकता है। जो जानकारी है उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड के भी प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी इसमें मौजूद रहेंगे, कुमारी शैलजा जो कि प्रभारी है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भी बड़ा बदलाव संगठन को देखने को मिल सकता है। कल भी उत्तराखंड को लेकर कांग्रेस मुख्यालय में बड़ी बैठक देखने को मिली थी। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बड़े बदलाव की यहाँ पर बात निकलकर सामने आ रही, तो काफी एक्टिव कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्षों की हम बात कर ले, प्रदेश प्रभारियों की बात कर ले, और जो राष्ट्रीय अध्यक्षों की काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। हर एक राज्यों का फीडबैक यहाँ पर लेंगे और आगे जहां पर मानसून सेशन हो रहा है विधानसभा में, किस तरीके से कांग्रेस के विधायक नेता परफॉर्मेंस करेंगे, क्या क्या मुद्दे राज्य में उठाते हुए नजर आएंगे, इन सभी मुद्दों को लेकर आज ये बड़ा मंथन दिल्ली में देखने को मिलेगा। जी राजा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे जानकारी हम हासिल करते रहेंगे, शुक्रिया फिलहाल के लिए। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हम रोहतक की, क्योंकि रोहतक से एक बड़ी खबर सामने आई और वो भी एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ। खबर अब तक आपको जानकारी दे रहा है
कि रोहतक में एक संदिग्ध गाड़ी देखी गई, वो भी गुरमीत राम रहीम के काफिले के बिल्कुल नजदीक। और एक जांच हुई और जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। नशीले पदार्थों से भरी ये संदिग्ध गाड़ी मिली है। खबरें अभी तक पर नशीले पदार्थों से भरी गाड़ी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। गाड़ी को छोड़कर भागने वाले दो में से एक युवक को पुलिस ने धर दबोचा। शुरुआती पूछताछ में बड़ा खुलासा भी हुआ है। वो खुलासा क्या है, जानकारी देंगे हमारे ब्यूरो देवेंद्र दांगी जुड़ने जा रहे हैं, बातचीत करेंगे उनसे हम। लेकिन खबरें के पास एक्सक्लूसिव जानकारी, सिर्फ हमारे पास ये जानकारी है। ये संदिग्ध गाड़ी देखी गई, देखिए आप, ये एसयूवी गाड़ी, और इस एसयूवी गाड़ी में दो आरोपी थे, दो बदमाश थे। नशीले पदार्थ इस गाड़ी में थे। सवाल ये कि इतनी सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी, उसके बावजूद भी ये युवक यहां पर गाड़ी लेकर क्यों पहुंचे, कैसे पहुंचे? ब्लैक फिल्म इस गाड़ी पर चढ़ी हुई थी, ये बताया गया। और फिर पुलिस ने शुरुआती जांच की तो बताया गया है कि नशीला पदार्थ इस गाड़ी में था। कौन से वो नशीले पदार्थ थे, सवाल ये है, जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। देवेंद्र दांगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो, उनसे जानकारी हासिल करते हैं। देवेंद्र, खबरें अभी तक के पास एक्सक्लूसिव जानकारी, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जो आपने मुहैया करवाई है, इससे पहले दर्शकों को हमने एक रिपोर्ट आपकी दिखाई थी। आपने पुलिस कर्मी से, पुलिस अधिकारी से सवाल पूछा था। हालांकि उनकी तरफ से कहा गया था कि जांच अभी हम करेंगे, लेकिन बड़ा खुलासा सामने आया है। आपकी जुबानी हम दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाना चाहते हैं। बताइए देवेंद्र दांगी, ये गाड़ी कहां से आई, इस गाड़ी में कौन वो युवक सवार थे जिसमें से एक फरार हो गया और एक पुलिस के हत्थे चढ़ गया, और कौन से नशीले पदार्थ इस गाड़ी में थे? इतनी हाई सिक्योरिटी थी, उसके बावजूद ये गाड़ी कहां से आई? ब्लैक फिल्म चढ़ी हुई थी, यानी कि तमाम तरह की जो कानूनी बातें होती हैं उनको दरकिनार करके इन्होंने, इन बदमाशों ने इतनी ज्यादा हिमाकत की। इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपसे लेना चाहता हूं, ये मन में चल रहे हैं हमारे दर्शकों के भी। जी कमल, देखिए बता दूं, मैं फिलहाल भी उसी जगह पर हम लोग मौजूद हैं जहां पर वो एसयूवी मेरे पीछे तस्वीरों में आपको नजर भी आ रही होगी। यही वो एसयूवी है जो पूरी तरह से नशीले पदार्थों से भरी हुई है। ये एक बड़ा खुलासा खबर है, अभी तक एक्सक्लूसिव करने जा रहा है। ये पूरी गाड़ी जो है कमल, वो नशीले पदार्थों से भरी हुई है। अंदर प्लास्टिक के बैग्स रखे हैं इस गाड़ी में। ब्लैक फिल्म इस गाड़ी पे चढ़ी हुई है, आप देख रहे हैं। ये टिंटेड ग्लास नहीं है, ये ब्लैक फिल्म चढ़ी हुई है और अंदर इस पे चिक लगी हुई है बाकायदा, ये कपड़े वाली। इसके अलावा ब्लैक फिल्म है, पीछे देखेंगे। और इस पूरी गाड़ी में कमल, पूरी गाड़ी में नशीले पदार्थों के बैग भरे हुए हैं। ये तस्वीरों में आप देख रहे होंगे, चारों तरफ पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद यहाँ पर है। पुलिस अधिकारी बाकायदा यहाँ जांच के लिए पहुंचे हुए हैं। डीएसपी का इंतजार किया जा रहा है और मैं नवीन कुमार को कहूंगा जरा थोड़ा सा आगे फोकस करें, जो एक्टिव है उसको भी यहीं पर लाया गया। ये पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। प्रकाश जी, क्या कुछ निकल कर आया है आपकी जाँच पड़ताल में? अभी डीएसपी साहब मौके पर पहुंचने वाले हैं। डीएसपी साहब मौके बुला रखे हैं। मेरी जांच पड़ताल में भी डोडे हो सकते हैं और डीएसपी साहब आने के बाद खोलने पर, तोलने के बाद बताया जाएगा। अफीम के जो डोडे होते हैं जिनसे नशीला पदार्थ निर्मित किया जाता है, अभी तो तोलने से और खोल के चेक करने से पता चलेगा। डीएसपी साहब आने के बाद खोल के चेक किया जाएगा। लेकिन गाड़ी तो पूरी भरी हुई है लबालब, बिल्कुल। हाँ, गाड़ी में काफी कट्टे पड़े हैं, अभी गिनती नहीं की गई है। तो अक्यूज्ड ने क्या डिस्क्लोज किया है अभी तक, जो प्रारंभिक आपकी पूछताछ रही उसमें क्या खुलासा हुआ है? राजस्थान से लेके आए बता रहे हैं। एक लड़का और था, यो चालक था, और दूसरा लड़का जो भागने में कामयाब होगा, उसका नाम प्रदीप बता रहा है, पूरा एड्रेस नहीं बता रहा था। कमल, ये बड़ा खुलासा है। राजस्थान से इन पुलिस अधिकारी ने बताया, सब इंस्पेक्टर प्रकाश चंद, इन्होंने खुलासा किया है कि राजस्थान से जो है ये नशीला पदार्थ स्मगल करके यहाँ पर लाया गया है। HR51AKU5500 ये नंबर प्लेट लगाई गई है। हालांकि नंबर ऑथेंटिक माना जा रहा है, लेकिन प्लेट जो है वो ऑथेंटिक नहीं मानी जा रही है। जो रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट है, इसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर सवाल है, क्योंकि जो अधिकृत हाई सिक्योरिटी जो नंबर प्लेट होनी चाहिए वो ये नंबर प्लेट नहीं है। और अक्यूज की जहां तक बात करें तो मैं नवीन कुमार को कहूंगा जरा एक बार वो तस्वीरों में जरा फोकस करें कि पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है और अक्यूज जो है वो उसको जरा एक बार नवीन कुमार कोशिश करें कैमरे की नजर से दिखाने के लिए। उससे पूछताछ फिलहाल यहीं पर स्पॉट पर ही पुलिस बारीकी से, यहाँ पर जो प्रकाश चंद्र सब इंस्पेक्टर उनकी टीम पूरी यहाँ पर जुटी हुई है, उनसे बारीकी से पूछताछ चल रही है। इसके साथ और कौन कौन लोग इस नेक्सस में शामिल रहे होंगे वो तैयबा का पता चलेगा। जी बिल्कुल देवेंद्र, आपकी आवाज अब हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जो आपने जानकारी दी है वो बहुत बड़ी जानकारी है। बहुत से सवालों के जवाब मिल चुके हैं।
पुलिस ने शुरुआती पूछताछ की है। जो युवक हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ चल रही है, नशीला पदार्थ है, डोडा पोस्ट हो सकता है, लेकिन अभी बड़े अधिकारी जब मौके पर पहुंचेंगे तो वही स्पष्ट जानकारी दे पाएंगे कौन सा नशीला पदार्थ था, कितना नशीला पदार्थ है। और देवेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो जरूर बताइएगा। कई और सवाल भी हैं जिनके जवाब पुलिस की जांच के बाद ही मिल पाएंगे। सवाल ये भी है कि आखिरकार क्या हाई सिक्योरिटी तभी ये पकड़े गए, या फिर ये युवक कुछ और करने की फिराक में थे? सवाल ये भी है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र दांगी, आपको हम लगातार फिर से स्क्रीन पर लाकर अपडेट आपके साथ साझा करते रहेंगे दर्शकों तक। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल की बात करते हैं। भारी बरसात का कहर जारी है। 197 सड़कें बंद हैं। 211 के करीब बिजली ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं। 143 पानी की स्कीमें बारिश की वजह से प्रभावित हैं। 18 अगस्त तक खराब मौसम बना रहेगा। हिमाचल प्रदेश में थोड़ी मुश्किलात हो सकती है, क्योंकि हिमाचल में पिछले दिनों बरसात ज्यादा हो रही है। हालांकि जुलाई के महीने में सामान्य से कम बरसात हुई, लेकिन अगस्त का महीना ऐसा देखा गया कि सामान्य से ज्यादा बरसात अब दर्ज की जा रही है और यह सिलसिला 18 अगस्त तक कम से कम चलता रहेगा। एडवाइजरी भी जारी की गई है सभी के लिए, स्थानीय निवासियों के लिए। नदी नालों के नजदीक अभी भी नहीं जाना चाहिए, ये खतरे से खाली नहीं है। और तस्वीरें पहले भी सामने आई थी, कई गाड़ियां डूबी, कई जगह हमने देखा बादल फटा, बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। फ्लैश फ्लड की चेतावनी पहले जारी की गई थी और अब 18 अगस्त तक यूं ही मौसम खराब रहेगा। फिलहाल ताजा स्थिति हिमाचल प्रदेश में क्या है और कितना नुकसान हुआ है, जानते हैं। प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं शिमला से। प्रदीप, हिमाचल प्रदेश में बारिश ने एक बार फिर से बता दिया है कि जब मौसम बदलता है हिमाचल प्रदेश ज्यादा प्रभावित होता है, और खासकर मानसून के सीजन में तो मैं ये भी कह सकता हूं कि कई जगह लोग जो रहते हैं वो तो पीड़ित भी होते हैं इस मौसम से। अब तक कितना नुकसान उठाना पड़ा है हिमाचल प्रदेश में, सरकार को भी, आम लोगों को भी, स्थानीय निवासियों को भी, और आगे क्या हम कह सकते हैं कि और सतर्क रहने की जरूरत पड़ सकती है? बिल्कुल, देखिए अभी मानसून का सीजन काफी लंबा है और हम कह सकते हैं कि अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है, एहतियात बरतने की जरूरत है, चाहे वो हिमाचल के आम लोग हों या फिर बाहर से यहाँ पर पर्यटक घूमने आते हैं। तो एहतियात बरतना जो है वो जरूरी है। लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि जिस तरह से मौसम विभाग लगातार पूर्वानुमान दे रहा है कि अभी बारिश का दौर जारी रहेगा। 18 अगस्त तक बारिश का दौर इसी तरह से रहेगा जिस तरह से रोजाना बारिश हो रही है, और कई स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है, इस तरह का पूर्वानुमान भी लगाया गया है। हालांकि अगस्त के महीने में अब तक ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन ओवरऑल अगर मानसून सीजन को देखा जाए तो अब तक 22% कम बारिश है। यानी जितनी बारिश मानसून में होती है उससे कम बारिश अब तक है। और इसकी वजह यह है कि कुछ इलाके प्रदेश के ऐसे हैं जहां पर भारी से भारी बारिश हुई, बादल भी फटे, बाढ़ भी वहां पर आई। कुछ ऐसे क्षेत्र जो है वो प्रदेश में देखे गए हैं जहां पर कम बारिश हुई है और कई जगह जैसे हालात भी मानसून में है। बेशक बादल घिर आते थे लेकिन बारिश नहीं होती थी। इस तरह का नजारा भी प्रदेश के कई हिस्सों में देखने को मिला है। लेकिन जहां पर बारिश हो रही है उन स्थानों पर अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है। और अभी तक जो नुकसान हुआ है अलग अलग जो घटनाओं में, चाहे बाढ़ की घटनाएं हैं, चाहे बादल फटने की घटनाएं हैं या लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं, तो उसमें जो सरकार के पास अभी तक आंकड़ा है लगभग 900 करोड़ से ज्यादा का नुकसान प्रदेश को हो चुका है। और इसी तरह से जानी नुकसान भी काफी ज्यादा जो है हम कह सकते हैं कि जिस हिसाब से बारिश हो रही है उसी हिसाब से ज्यादा नुकसान, जानी नुकसान प्रदेश में हुआ है। एक ही दिन में हम कह सकते हैं कि जब 31 जुलाई को 3 स्थानों पर बादल फटने की घटनाएं हुई थी, रामपुर और कुल्लू मंडी के जो क्षेत्र हैं, तो 55 लोग उस दौरान लापता हुए थे। 55 लोगों की उसमें कहीं ना कहीं जाने गई थी। और इसी तरह से अभी रविवार की बात करें तो ऊना में जिस तरह से देखा, खड्ड में लोग जो गाड़ी जो है वहां पर बह गई थी, तो कहीं ना कहीं जानी नुकसान हुआ है। और जो जनजीवन है कई स्थानों पर वो अभी भी हम सही तरीके से पटरी पर नहीं लौटा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क मार्ग अभी अवरुद्ध चल रहे हैं और कुछ जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हैं वो भी इस वक्त अवरुद्ध चल रहे हैं। नेशनल हाईवे भी अवरुद्ध चल रहे हैं। 2 नेशनल हाईवे, एक कुल्लू में है और एक किन्नौर में है।
और इनकी संख्या जो है लगातार बढ़ रही है जैसे ही मौसम खराब होता है। लेकिन लोक निर्माण विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि इन स्थानों पर जहां पर जरूरत है, ज्यादा जरूरत है, उन संपर्क मार्गों को, सड़क मार्गों को बहाल किया जाए, ताकि अभी जो फल सब्जियों का सीजन भी चला है उसमें भी कोई दिक्कत ना हो और लोगों ने भी आवाजाही करनी है तो उन्हें भी किसी तरह की परेशानी उठानी ना पड़े। प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। आपका अपडेट आपसे लेते रहेंगे इस खबर पर भी। खबर की तह तक में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।